हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम डिफरेंट करंट कैरिंग ज्योमेट्रीज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस चैप्टर की स्टडी को फर्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट करंट कैरिंग ज्योमेट्रीज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन सीखेंगे, और सेकेंड पार्ट में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन दैट मैग्नेटिक फील्ड, तो हाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल विल चेंज विद टाइम, उसका पाथ कैसा होगा, उन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट स्टडी स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम लोग डिफरेंट करंट कैरिंग ज्योमेट्रीज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन सीखेंगे। बच्चों, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन जो दी जाती है दैट इज़ गिवन बाय बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो रिजल्ट्स आए उनको एक मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव किया गया, एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाई गई, मैथमेटिकल फार्मूला बनाया गया, अकॉर्डिंग टू विच इफ देयर इज ए करंट कैरिंग वायर carrying a current I, if we consider a small part of this wire AB of length dl, then this AB vector is called AB vector. इसको अगर हम I से मल्टीप्लाई कर दें तो I इंटू AB, this basically becomes I इंटू DL vector, where dl is length of this AB. This IDL vector is defined as current element. This is a vector quantity and direction of this vector is along the direction of current. ये करंट एलिमेंट हमें क्यों मानने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और ये करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, बट ऑल ऑफ अस नो दैट करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम करंट पर तो वेक्टर लगा नहीं सकते। अब करंट पे वेक्टर लगा नहीं सकते, लेकिन करंट की डायरेक्शन को इंक्लूड करना भी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हमने एक नया वेक्टर डिफाइन कर दिया IDL, और वेक्टर किस पर लगा दिया? DL पर वेक्टर लगा दिया, और हमने कहा ये I इंटू DL जो है वो करंट एलिमेंट हो गया। अब इसमें करंट का मैग्नीट्यूड भी आ गया और करंट की डायरेक्शन भी आ गई, तो हमारा काम जो है वो इजी हो गया। नाउ इसकी वजह से अगर हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज देयर इज ए पॉइंट P where we want to calculate magnetic field due to this, and position vector of this with respect to current element is R. OP जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, this is position vector R, this is position vector of point P with respect to current element. Then magnetic field at point P is given by Biot-Savart law, which states that dB equal to mu naught by 4 pi I dl cross R divided by R cube, which can also be written as mu naught by 4 pi I dl cross R cap divided by R square. ये दोनों एक ही चीज़ है। यू कैन सी हियर दैट देयर इज ए क्वांटिटी जो पहले हमने नहीं पढ़ी है, म्यू नॉट,
इस जगह आ रही है, दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ के इज 1/4πε0। और ε0 क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर डिपेंड करता है वो पॉइंट चार्ज पर भी डिपेंड करता है और मीडियम की प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करता है। और मीडियम की उस प्रॉपर्टी को हमने ε0 से डिनोट किया था। उसी तरीके से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मीडियम की प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड कर रहा है और करंट पर भी डिपेंड कर रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक फिजिकल टर्म डिफाइन कर दी म्यू नॉट, विच इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू भी अभी हम देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर, इसको अगर हम टेल में लाते बनाएं तो आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन, आइडियल क्रॉस आर इन्वर्स हो जाएगा अंदर की तरफ, आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इन्वर्स। ये आप लोगों को पता ही है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन से। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की एट दिस पॉइंट, और इन्वर्स को हम शो करते हैं यहां से क्रॉस से। क्रॉस मतलब इन्वर्स होगा। अगर यहां पर हम कोई दूसरा पॉइंट ले लें इस तरफ Q, तो Q पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये पॉइंट तो P था जैसे यहां पर, अगर आप फॉर Q देखेंगे तो फॉर Q आइडियल वेक्टर किधर होगा? उसी डायरेक्शन में। और आर वेक्टर किधर हो गया? इस तरफ हो गया वेक्टर आर, ये पॉइंट है Q। तो ऐसे केस में आइडियल क्रॉस आर, थंब की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे आइडियल क्रॉस आर से तो किधर आ जाएगी? ऊपर की तरफ आ जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस का मतलब होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड इनवर्ड्स, और डॉट का मतलब होगा आउटवर्ड्स। तो ये आपका हुआ बायो-सेवर्ट लॉ, जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों पता लग जाते हैं। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो इसका मैग्नीट्यूड dB कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आई dl क्रॉस आर को क्या लिख सकते हैं? आई इंटू डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब है। एक आर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है, एट सीजीएस यूनिट इज गॉस। एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ये इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच का रिलेशन आ जाता है। एप्सिलॉन नॉट की अगर यहाँ से हम देखें, बात करें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट आर ऑल्सो इंटर रिलेटेड सच दैट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो प्रोडक्ट है वो हमें लाइट की स्पीड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। एंड एग्जैक्ट रिलेशन इज C इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू थी 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12। और म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, म्यू नॉट अगर देखें तो दिस इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7।
इसकी यूनिट अगर आप देखना चाहेंगे इस वाले एक्सप्रेशन से, तो दिस कम्स आउट टू बी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये आप जो रिलेशन है, इस रिलेशन से इसकी यूनिट जो है वो अच्छी तरीके से देख सकते हैं ऊपर वाले रिलेशन से। इस रिलेशन से म्यू नॉट की यूनिट आती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर एंड इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो अगर आप चाहें तो इस बी के फॉर्मूले को, डी बी जो बायोसेवर्ट लॉ में आपने लिखा है, इसको एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट विल बी इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर। सो डी बी comes out to be 1 by 4 pi epsilon naught c square I dl cross r divided by r cube. So Biot-Savart law can also be written as in terms of epsilon naught, and this tells us that magnetic field and electric field are not two independent things. They are basically somehow interrelated. That's why all fields are called electromagnetic fields. The only thing is that in some cases we keep ourselves in such a frame that for us magnetic field is 0. In some cases we see only electric field. In some cases we see only magnetic field. But in general all fields are इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इसकी बात हम बाद में भी करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने इसमें आपको केवल बस ये समझाने की कोशिश की है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करना है ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, तो वो कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इसकी हमने यूनिट देखी और इसकी हमने डायरेक्शन देखी। एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखें बच्चों कि आर इसमें जो होगा उसके लिए current element should be considered as origin to calculate position vector r। ये आप ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले में हमने आर जो पोजीशन वेक्टर लिया है उसमें हमें करंट एलिमेंट को 0 कंसीडर करके चलना है। अगर हम इसकी डायरेक्शन के बारे में देखें, डायरेक्शन आइडियल क्रॉस आर से देख ली। एक डायरेक्शन देखने का आपके पास ये भी तरीका है, सेकंड मेथड फॉर डायरेक्शन। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर राइट हैंड फिंगर्स are curled along the wire, right hand fingers are curled to hold the wire, ऐसा बोल सकते हैं, curled to hold the wire such that outstretched thumb is along the direction of current, then curling of fingers represents magnetic field lines around the wire, and tangent at a point on magnetic field lines is along magnetic field at
दैट पॉइंट। तो क्या सीखा बच्चों हमने यहाँ पर कि इफ राइट हैंड fingers are curled to hold the wire such that outstretched thumb is in the direction of current. Outstretched thumb is in the direction of current. तो क्या करना है आपको, राइट हैंड से वायर को ऐसे होल्ड करिए, ऐसे पकड़िए। अगर आप वायर को पकड़ना चाहेंगे राइट हैंड से तो आउटस्ट्रेच्ड थंब करंट की डायरेक्शन में आना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि आउटस्ट्रेच्ड थंब करंट की डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, आपने फिंगर्स को जिस तरीके से कर्ल किया है वो बेसिकली सर्कल्स बन रहे हैं, और वो सर्कल्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स magnetic field lines. Curling of fingers represents magnetic field lines around the wire. Magnetic field line around the wire. A tangent at a point of magnetic field line is along magnetic field at that point. For example, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वायर ले लूँ ऐसे, which is carrying a current I. तो अगर आप राइट हैंड फिंगर से इसको कर्ल करेंगे तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सबका जो सेंटर है वो इस वायर पे लाई करेगा, और ये इस तरीके से होंगी कि इसकी किसी पॉइंट पर भी टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर यहाँ पर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर जगह होंगी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर भी होंगी, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी तरीके की होंगी। वायर जहाँ पर नहीं है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इस तरीके से स्पेस में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी कि अगर हम इसको एक्सटेंड भी कर देते वायर को, तो वायर को एक्सटेंड कर देने से जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं वैसे ही आएंगी। तो वायर की जो लेंथ है बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी, वो केवल मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करेगी। तो कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो उसी तरीके से बनाया जाएगा जैसे कि पूरा लॉन्ग वायर लेके बना देते। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अगर लेंथ कम है या ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करेगी। एक चीज़ और ध्यान रखें यहाँ पर, अगर हम एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लें, एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P दैट विल बी इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस विल बी इक्वल टू 0। वाई 0? बिकॉज DL वेक्टर, आइडियल वेक्टर क्रॉस R वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू 0। इस P पॉइंट के लिए देखेंगे तो आइडियल वेक्टर और R वेक्टर दोनों पैरेलल आ जाएंगे, और अगर आइडियल वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो वैसे केस में मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से केवल एक्सिस पर 0 होता है, बाकी एनीवेयर इन स्पेस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमिन्ड बाय बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से, अगर हमें डिफरेंट करंट कैरिंग ज्योमेट्रीज की वजह से, वो वायर हो सकता है, वो रिंग हो सकती है, आर्क हो सकता है, सोलेनॉइड हो सकता है, टॉरॉइड हो सकता है, इन सब ज्योमेट्रीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, हैव ए गुड डे।